हो सांसों की ज़रूरत है जैसे, हाँ सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए हो बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जाम की ज़रूरत है जैसे, हो जाम की ज़रूरत है जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हेलो दोस्त, हेलो मेरे प्यारे भाई एवं प्यारे छात्रों, आज आपके सामने मैं हूं HNY और HNY की तरफ से आप सभी को, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और प्यारे प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार है। मैं आज के इस चैप्टर में और इस गाने के उद्देश्य से, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ अधूरी रहती है जब कुछ जीने वाली चीज़ छूट जाती है। मतलब जिस वस्तु से हम जीते हैं वही अगर हमसे दूर हो जाए तो फिर जीना नामुमकिन हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। और आज के डेट में, आज के समय में हमसे जो दूर हुआ है और हमारे जो स्टूडेंट्स से, हमारे जो बच्चों से दूर हुआ है, वो है रोज़गार। जिस कारण हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे युवा इधर उधर घूम फिर रहे हैं। सही गलत काम का अंदाज़ा उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है। इसीलिए जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका दिमाग खाली रहेगा और वो अलग अलग तरह की बातों को सोचना प्रारंभ करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी के बीच में, आप सभी का HNY एक मुख्य चैप्टर आपके समय उपयोगी के लिए लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है सेल। सेल का हम पार्ट 1 आपके बीच में पहले वीडियो में डाले थे और आज उसी सेल का पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 में आज हम दे रहे हैं। और इस सेल पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कोशिकांग के बिना कोशिका का जीवन कैसे संभव नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई भी जीव, जैसे हमारा शरीर है और इस शरीर के अंदर जितना भी अंग है, उन अंगों के बिना हमारे शरीर का पूरा पार्ट आधा अधूरा रह जाएगा। कुछ ऐसे अंग हैं जो ना रहें तो हम मर जाएंगे। उसी प्रकार मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोशिका का कोशिकांग भी नहीं रहेगा तो सारी कोशिकाओं का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मैं आज उसी को लेकर चलूँगा। तो आज आपके बीच में सेल कोशिका पार्ट 2 ये होगा चैप्टर, और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम आपको अलग अलग थ्योरी के अंतर्गत अलग अलग कोशिकांग को देने का काम करेंगे मेरे बच्चे, और अलग अलग कोशिकांगों को समझाने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं बगैर समय आपका व्यतीत करते हुए उस थ्योरी पर। और आपके लिए आज जो वीडियो होगा पूरे कंपटीशन के लिए, खास तौर से RRC ग्रुप D NTPC CBT 2 थ्योरी जा रहा है। क्योंकि आपका जब तक नींव मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तो फिर ईंट का महल ढह जाएगा, समय नहीं लगेगा मेरे दोस्त। तो मैं चलता हूँ आपके थ्योरी के ऊपर। ये आज का आपका थ्योरी मैं लेकर चलूँगा और उस थ्योरी के अंतर्गत बहुत कुछ देने का काम करूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने इस कोशिका का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आप देखेंगे ज़रा, आप समझेंगे ज़रा। ये आपके कोशिका का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कोशिका के अंदर आपको सेंटर है, न्यूक्लियस है, केंद्र है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है बाहरी आवरण, उसमें हमने समझाया था, ये आपको कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। मैं आपको सर्वप्रथम सजीवों वाली चीज़ को लेकर जाऊंगा जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है,
यहाँ मैं एक फिगर देता हूँ, इस फिगर का नाम हम समझेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको हम लोग लाइसोसोम नाम धरेंगे। क्या नाम धरेंगे? लाइसोसोम। बात हमारी समझ रहे हैं? यहाँ एक फिगर मैं आपको देता हूँ और इस फिगर का नाम हम रखेंगे राइबोसोम। बात हमारी समझ रहे हैं? इस फिगर का नाम हम क्या रखेंगे? राइबोसोम रखेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? एक फिगर मैं यहाँ आपको देता हूँ, आपको समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ, इसका हम नाम रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बात हमारी समझ रहे हैं? इसका नाम है आपको केंद्रक। इसका क्या नाम है बाबू? केंद्रक है, जो इसमें से है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर छोटे छोटे ये द्रव्य जो पदार्थ होगा अनेक कणों में, इस द्रव्य पदार्थ को हम क्या नाम धरेंगे? ये छोटे छोटे जो कणों के रूप में लिक्विड है, जो चिपचिपा होगा, जो द्रव्य पदार्थ के रूप में होगा, वो क्या होगा? तो इसको हम लोग लेंगे, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। ये क्या कहलाता है बाबू? कोशिका द्रव्य। तो अब जरा सोचेंगे, अगर इसमें इस सेंटर के अंदर वाले चीज को हमको लेना होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बाबू मेरे? गुणसूत्र बोलते हैं। तो गौर करिए मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो फिगर स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, जो समझाया, ये बखूबी से सेल का पॉइंट है और सेल के कोशिकांग हैं। ये पूरा का पूरा सेल है और इसके अंदर जितना भी हमने मुख्य रूप से जो नाम दिया वो आपको क्या है? तो वो आपके सेल के कोशिकांग हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको इसको समझना होगा। और यह मुख्य रूप से मैं लेकर चला हूँ आपको मानव सेल को लेकर के। किस सेल को लेकर के? मानव कोशिका को लेकर के चला हूँ। बात हमारी समझ रहे हैं? ये आपका होगा मानव कोशिका। तो इसी को समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा आपके बीच में कि आखिरकार ये है क्या और किस रूप से कोशिकाओं को यह कामयाब बनाता है और कोशिकाओं को यह जीवित रखने का काम करता है। तो ये आप समझ गए, आपके सामने जो मैंने आपको इंगित किया। अब हम इनमें से सभी को बारी बारी से लेकर चलूँगा कि कौन क्या है और कैसे काम करता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो फिगर को आपने समझा। अब हम फिगर के बाद आपको अलग अलग नाम लेकर चलते हैं मेरे बच्चे, और अलग अलग नाम के अंतर्गत मैं पहला जो कोशिकांग लूँगा उस कोशिकांग का नाम होगा कोशिका झिल्ली। उस कोशिकांग का नाम होगा क्या मेरे भाई? तो कोशिका झिल्ली होगा। अब कोशिका झिल्ली को हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये कोशिका झिल्ली है क्या। तो गौर करिएगा मेरे बच्चे, कोशिका के बाहरी मतलब जो जीव जंतु है, खास तौर से जीवित कोशिका, जो जीव जंतु की कोशिका हो, ठीक है, जो जीवों की कोशिका हो, खास तौर से ह्यूमन सेल। कौन सा? ह्यूमन सेल। और ह्यूमन सेल के बाहरी आवरण को, किस आवरण को? बाहरी आवरण को, बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? कोशिका झिल्ली जो होती है वह पतली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? पतली होती है, ठीक है, यह मुलायम होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। क्या होती है? लचीली झिल्ली होती है। बात हमारी आप समझ रहे हैं? कोशिका जो झिल्ली होती है, जो जीवों के अर्थात ह्यूमन सेल के जो बाहरी आवरण में पाया जाता है, उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कैसी होती है भाई? तो पतली होती, मुलायम होती और लचीली होती है। गौर करिएगा जरा, ये कोशिका झिल्ली पतली और मुलायम लचीली इसलिए होती है कि कोशिका के अंदर, किसके अंदर बेटा? कोशिका के अंदर, इसके अंदर जितना भी अवशिष्ट द्रव्य पदार्थ होता है, जितना भी अवशिष्ट द्रव्य पदार्थ होता है उसको बाहर करने में, क्या करने में? बाहर करने में सहायता करती। और जो पोषक पदार्थ होता है, कौन होता है? जो पोषक पदार्थ होता है, उस पोषक पदार्थ को अंदर करने में सहायता प्रदान करती है। गौर करिएगा जरा, ये लचीली, पतली, मुलायम इसलिए होती है
कि अनेक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सके, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर अवशिष्ट द्रव्य पदार्थों का उत्सर्जन भी आसानी से हो सके। तो ये आपका एक कोशिका झिल्ली के मैं बात लेकर के आपके सामने चल रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ आपके सामने कोशिका झिल्ली को ही लेकर के। तो गौर करिएगा बाबू, कोशिका झिल्ली जो होती है ना, ये जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, या इसका जो निर्माण होता है वो प्रोटीन तथा वसा से होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? तब प्रोटीन तथा वसा से होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसका निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन तथा वसा से होता है, फैट से होता है। इसीलिए वह मुलायम, पतली और लचीली होती है। ये कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। और यह सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन कैसे जीवों की कोशिकाओं में? तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता, मतलब ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल में पाया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन से यहाँ तक मैं आपको लेकर के आया सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। अब हम चलते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन के बाद हम चलेंगे आपको आप आगे वाले कोशिकांग में। तो आगे वाला कोशिकांग नंबर 2 होगा और उसका नाम होगा कोशिका द्रव्य। उसका नाम क्या होगा बेटा? कोशिका द्रव्य होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? अब हम कोशिका द्रव्य को लेकर के चलेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वह चिपचिपा, कैसा? चिपचिपा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वह चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा प्लस लसलसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा प्लस लसलसा पदार्थ होता है। कौन? कोशिका द्रव्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ऐसे सेल के अंदर जितना भी एक कंडीशंस होगा, छोटे छोटे अनेक द्रवों के रूप में, कणों के रूप में जो मौजूद होता है, उसी को हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य को हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य। मतलब हमारे कहने का मकसद ये है कि कोशिका द्रव्य अगर है तो वो जीव द्रव्य है। गौर करिएगा ज़रा, जिस प्रकार से ह्यूमन सेल के अंदर, खासतौर से मानव शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना बेटा, ये जीवन वाहक होता है। ये क्या होता है? जीवन वाहक होता है। गौर करिएगा, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर रुधिर शरीर के अंदर ना रहे तो फिर कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है? किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कार्य कर सकता है? तो जवाब हम लोग का, आपका सभी का क्या होगा? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर जीव द्रव्य ना हो सेल के अंदर, एक कोशिका द्रव्य ना हो सेल के अंदर, तो फिर किसी भी कोशिकांगों का जीवन संभव नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कोशिका द्रव्य के बिना, अगर कोशिका द्रव्य ना हो तो इसके द्रव्य के बिना कोई भी कोशिकांग, ये जितने भी कोशिकांग हैं बेटा, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जितने भी कोशिकांग होंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? इस जीव द्रव्य की जो खोज हुई थी वह पुरकिंजे नामक विद्वान ने किया था। किसने? पुरकिंजे नामक विद्वान ने जीव द्रव्य की खोज कर डाली थी और उसका महत्व भी बता दिया था कि जिस प्रकार से ब्लड जरूरी है शारीरिक अंगों को चलाने के लिए, उसी प्रकार से यह जीव द्रव्य अर्थात कोशिका द्रव्य भी है सारे कोशिकांगों को जिलाने के लिए। कोशिका द्रव्य का जो निर्माण होता है बेटा, वह किससे किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। बात हमारी समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से होता है, फैट से होता है, वाटर से होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? इन सब पदार्थों से किसका निर्माण होता है? तो कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। ये आपको साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है। अब हम आगे, आपके सामने ये पता चला कि कोशिका द्रव्य जो होता है उसके बिना किसी जीव का, किसी कोशिकांग का जीवन संभव नहीं है। गौर करिएगा ज़रा, आपको मैंने अब बताया भी यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा आपको लेकर के कि ये कोशिका द्रव्य जो है इसका निर्माण हो गया फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, वाटर से, सब यहाँ पर यह मौजूद हो गया। लेकिन अब हम जानेंगे कि कोशिका द्रव्य में सबसे अधिकतम क्या पाया जाता है।
तो कोशिका द्रव्य में सबसे अधिकतम पानी की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? तो पानी की मात्रा होती है। और वो पानी कितना % होता है? तो 80 से 85% पानी ही पानी होता है। किसमें? तो कोशिका द्रव्य में। गौर करिए ज़रा, हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें पानी की मात्रा 80 से 85% होता है, वाटर की मात्रा। और यहीं 80 से 85% पानी जो सेल के अंदर होता है, वही हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के नमी को, आर्द्रता को क्या करता है? नियत वैल्यू में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे कि आप कैसे कहते हैं कि मानो शरीर के अंदर पानी की मात्रा कितना % होता है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 70%, 75%, 65% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो 65 से 70% जो पानी होता है बेटा, तो इस पानी को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको कोशिका द्रव्य से ही माप लेते हैं कि 70 से 75 या 65 से 70% जो पानी है वो कोशिका द्रव्य में ही मौजूद है, सेल में ही मौजूद है। आज सेल से ही क्या बना है? पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। गौर करने की बात है। तो ये कंडीशंस हमारे सामने उभर करके आता है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर सेल कोशिका द्रव्य ना रहे तो सभी कोशिकांग क्या हो जाते हैं? सभी कोशिकांग सूख जाते हैं। सभी कोशिकांग क्या होता है बेटा? सूख जाते हैं। ये सूख जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ये कभी जीवित नहीं रहते हैं। या तो इनको सुखा दिया जाता है या तो स्वयं से सूखते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि लाइसोसोम जो होता है, वो जब अपने झिल्लियों को तोड़ करके बाहर निकलता है तो आकर के कोशिका द्रव्य को, स्वयं को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सबको क्या करता है? निगल जाता है, उनको समाप्त कर देता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ठीक है मेरे बाबू, अब हम चलते हैं आपको अगला कोशिकांग को लेकर के, अब हम समझेंगे उसको। तो अगला कोशिकांग है बेटा, आपको मैं सामने रखूंगा, और इस कोशिकांग का नाम है, जो तीसरा है, इसका नाम मैं आपको रखूंगा लाइसोसोम। क्या रखूंगा? लाइसोसोम रखूंगा। क्या है उसमें अवेलेबल? तो अब गौर करिएगा, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम है ये। गौर करिए जरा। अब लाइसोसोम ये है, तो ये क्या करेगा? तो मैं इसी की कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ। गौर से सोचिएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये जो होता है, इस लाइसोसोम की जो खोज हुई थी, इस खोज को किसने खोजा था? तो डी डुबे ने खोजा था। मतलब लाइसोसोम की जो खोज हुई थी, उसकी खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को डी डुबे ने क्या नाम दिया था? तो एटम बॉम्ब ऑफ सेल। एटम बॉम्ब ऑफ सेल। एटम बॉम्ब ऑफ सेल। मतलब जो डी डुबे थे, लाइसोसोम को क्या उपनाम दिया? तो एटम बॉम्ब ऑफ सेल, मतलब कोशिका का परमाणु बम नाम दिया था। गौर करें मेरे भाई, कोशिका का परमाणु बम नाम दिया था। किसने? डी डुबे ने। ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर खतरनाक जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं मेरे भाई, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते क्या हैं कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक खतरनाक एंजाइम होते हैं, तो वो वक्त आते समय ये क्या हो जाते हैं? हंग्री पड़ जाते हैं, भूखे पड़ जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब लाइसोसोम के अंदर हंग्री पड़ जाते हैं, मतलब भूखे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बेटा? भूखे पड़ जाते हैं। तो वो अब क्या करते हैं ना कि अपना कोशिश करने लगते हैं कि हम इसकी दीवार को तोड़ करके बाहर निकलें, और बाहर निकल करके अपने भोजन की क्या करें? व्यवस्था करें, और उसको अपना व्यवस्था करके पेट भरें। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये करते क्या हैं कि अंततोगत्वा जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, उसी लाइसोसोम की झिल्ली को क्या करता है? तोड़ देता है। लाइसोसोम की झिल्ली को क्या करता है बेटा? तोड़ देता है। कौन तोड़ा? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम झिल्ली को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जब झिल्ली जैसे ही टूटती है तो ये लाइसोसोम निकल करके कहाँ फैल गए?
कोशिका के अंदर मतलब कोशिका द्रव्य में फैल गए। और जब कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, ये लाइसोसोम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है अभी कहाँ फैल गया करके, तो कोशिका द्रव्य में फैल गए। और जब कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं बेटा, तो जितना भी आपको उसमें कोशिकांग होते हैं, उस सारे के सारे कोशिकांगों को जो लाइसोसोम होता है क्या कर जाता है, निगल जाता है। ये लाइसोसोम सभी कोशिकांगों का, किसका, सभी कोशिकांगों का बेटा क्या करता है, उसको यह निगल जाता है। क्या करता है, निगल जाता है, मतलब उसको खा जाता है। और जब खा जाता है तो मैंने आपको बताया था कि गौर करिएगा ज़रा, अगर इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खा गया, तो जब सभी को खा ही जाएगा तो फिर कोशिका का कोई अस्तित्व रहेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोशिकांग जैसे ही समाप्त होते हैं, कोशिकाओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोशिकाएं मर जाती है। तो उसी प्रकार बाबू मेरे बच्चे, जब यह कोशिकांगों को खा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और अंततोगत्वा कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोशिका की क्या हो जाती है बेटा, कोशिका की अंततोगत्वा इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो यही कारण है, कौन सा कारण है, यही कारण है कि लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की बात हमारी समझ रहे बेटा, आत्महत्या की क्या बोलते हैं, थैली कहते हैं। गौर करिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, सोशल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको, तो आपके लाइसोसोम को। तो आप कहेंगे कि इसे आत्महत्या की थैली कहेंगे, इसका मतलब ही तो हमेशा खतरनाक है। बात हमारी समझ रहे हैं, तो खतरनाक नहीं है। हमारे कहने का मकसद कि कोशिकाएं टूटती है जुटती है, कोशिकाएं टूटती है जुटती है। जो पुरानी सेल होती है, जो पुरानी कोशिका सड़ जाती है, गल जाती है, उसको भी तो लाइसोसोम खा जाता है, उसको भी तो लाइसोसोम मार देता है। मेरे कहने का मकसद ही है बेटा कि जब कभी भी हम लोग को चोट लग जाता, घाव लग जाता है और हमारी कोशिकाएं वहाँ पर टूट जाती है, यहाँ पर चोट लग गया तो यहाँ की कोशिकाएं टूट गई, यहाँ पर चोट लग गया तो यहाँ की कोशिकाएं टूट गई, यहाँ पर चोट लग गया तो यहाँ की कोशिकाएं टूट गई। तो गौर करिएगा ज़रा, जब चोट लगने के बाद उस जगह की कोशिकाएं सड़ने लगती है जगह पे, बात हमारी समझ रहे हैं, वहाँ के जो पार्ट होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वह दूषित हो जाते हैं। तो लाइसोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग है जो आता है और सड़े गले को, जगह को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसे कि हमारा ब्लड जम जाता है तो काला हो जाता है, लेकिन उसको भी खाने का काम कौन करता है, उसको भी निगल जाने का काम कौन करता है, तो हमारा लाइसोसोम करता है। इसीलिए लाइसोसोम हमारे लिए ज़रूरी भी है। बात हमारी समझ रहे हैं। तो एक कंडीशन से हमारे सामने, आपके सामने जो रखा, लाइसोसोम की कहानी। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं। आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर कठिनाई हो तो आप वीडियो देखेंगे तो पूरा देखेंगे, और आपको जहाँ कहीं भी तकलीफ होगी वहाँ से हम लोग को आप कमेंट करेंगे, जवाब मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम अगले पर चलते हैं मेरे बच्चे। अब अगला हमारा है, ये तो लाइसोसोम हो गया। अब हम चलते हैं राइबोसोम पे। किस पे चलेंगे, तो राइबोसोम पे। ये राइबोसोम है, गौर करिए जरा, ये चौथा आपका जो कोशिकांग है बेटा, राइबोसोम। अब राइबोसोम की कहानी हम पढ़ेंगे। तो राइबोसोम की कहानी जो हम पढ़ेंगे, तो इसकी कहानी जब शुरुआत करते हैं, तो राइबोसोम की जो खोज हुई थी वह किस विद्वान ने किया था, तब पैलेड नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था मेरे बच्चे, तो पैलेड नामक विद्वान ने किया था। राइबोसोम जो होता है, ठीक है, इस राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन की क्या कहते हैं बेटा, फैक्ट्री कहते हैं। तो क्यों फैक्ट्री कहते हैं, बात हमारी समझ रहे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा टैलेंट हो तो टैलेंट कहेंगे, क्योंकि वह पूरा कोर्स पूरा कर रहा है, क्योंकि वो पूरे के पूरे चैप्टर को याद कर रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको जिम्मेवारी के साथ फ्लो कर रहा है। और जो नहीं करेगा उसको भी क्या बोलेंगे, टैलेंट बोलेंगे, कि उसको बेवकूफ़े बोलेंगे।
इसीलिए मेरे भाई अगर इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, तो गौर करिएगा जरा। इस राइबोसोम के अंदर, इसके झिल्ली के अंदर, ठीक है, 20 प्रकार के, कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाया जाता है। ये जो राइबोसोम है बेटा, इस राइबोसोम के अंदर 20 प्रकार के क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है। ये जो 20 प्रकार का अमीनो एसिड है, यह राइबोसोम के अंदर जाकर, ठीक है, स्वयं से विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वयं से विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्वयं से विखंडित हो जाता है। गौर करिएगा, कौन विखंडित हुआ, 20 प्रकार का अमीनो एसिड क्या हुआ, तो विखंडित हो गया। आज जब यह विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो इसी के टूटने के बाद इस राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होता है बाबू मेरे, तो संश्लेषण होता है। अब इस पर प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो ये लकड़ी है, गौर करिएगा ज़रा, ये लकड़ी अगर इस चूल्हे में मैं लगा दूं, इस चूल्हे में लगाऊं और लकड़ी जलना शुरू कर दी, तो जब जलेगी बेटा तभी ना ऊष्मा ऊर्जा देगी, तभी तो एनर्जी देगी। तो एनर्जी देगी तो इस चूल्हे के ऊपर रखा हुआ पानी, दूध, चावल, जो भी कुछ होगा, रोटी, वो गर्म होकर के अपना होगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। उसी प्रकार से ये जो हमने 20 प्रकार का अमीनो एसिड आपको बताया, तो वो विखंडित होंगे, जलेंगे, तभी तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा। मतलब वो विखंडित होकर के प्रोटीने को निर्मित करते हैं, प्रोटीने का संश्लेषण कर देते हैं। और जब संश्लेषण करते हैं तब तो जाकर के बेटा क्या होता है, तो अधिकतम मात्रा में क्या होता है, अधिकतम मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और जब अधिकतम मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है, तब जाकर के यही कारण होता है कि हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तब क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन का अधिकतम क्या होता है, निर्माण होता है। जिसका जहाँ पर ज़्यादा निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन रूम बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं। इसीलिए राइबोसोम को हमने कहा बहा यहाँ पे, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा। क्यों, क्योंकि यह 20 प्रकार के अमीनो एसिड की सहायता से अधिकतम प्रोटीन का संश्लेषण करके उसमें प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यह प्रोटीन क्या होता है, तो हमारे शरीर के लिए, किसके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बेटा आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक, अति महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ माना जाता है। बहुत ही अत्यधिक पोषक पदार्थ या क्या किया जाता है, माना जाता है, जो हमारे शारीरिक विकास में तो सहायता करता है, लेकिन शरीर के अंदर जो ब्रेन होती है, खोपड़ी होती है ना, जिस खोपड़ी से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ अभी, उसको भी यह डेवलपमेंट करने का क्या करता, यह सहायता प्रदान करता है। कौन, प्रोटीन। इसीलिए जब हम बच्चा होते हैं तो प्रोटीन युक्त पोषक पदार्थ ही खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। बड़े भी हो जाते हैं तो बोलता है, लेकिन हम उस पर केयरफुल नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशंस आपके सामने हम आप रखा राइबोसोम को। अब आप सोचेंगे कि जो 20 प्रकार का अमीनो एसिड राइबोसोम में गया कैसे, तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 प्रकार का अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर कैसे जाता है, तो आरएनए की सहायता से। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की सहायता से 20 प्रकार का अमीनो एसिड कहाँ एंट्री करता है, तो राइबोसोम में एंट्री करता है। अब आप गौर करिएगा, आप सोच रहे होंगे कि अमीनो एसिड रहता कहाँ है, तो मेरे बाबू यह कोशिका द्रव्य में ही फैला हुआ रहता है, और यहीं आरएनए का जो 3 प्रकार होता है वहीं जा कर के उस अमीनो एसिड को लेता है और ले करके कहाँ एंट्री करवा देता है, इसके अंदर, मतलब राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड को क्या करता है, एंट्री करवा देता है। और यहीं अमीनो एसिड विखंडित होता है, जलता है, और विखंडित होकर के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता, और जाकर के प्रोटीन का क्या होता है, अधिकतम से अधिकतम निर्माण हो जाता है। समझ रहे हमारी बात को। तो यह कंडीशंस हम राइबोसोम को लेकर के आए।
अब हम चलते हैं बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो फिर कमेंट करके हम अपनी समस्या को दर्शा सकते हैं। हम आपकी सहायता 100% करने के लिए कोशिश करेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो कोशिकांग होगा 5th, ये कोशिकांग होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम लेकर आपके बीच में चलेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो गौर करिएगा जरा, माइटोकॉन्ड्रिया पर जब हम चलते हैं बेटा, तो अब इस पर चलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था बेटा? अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। किसकी खोज? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया, तो इसे क्या कहा? तो इसे कहा कोशिका का ऊर्जा घर। क्या बोल दिया? तो इसको बोल दिया कोशिका का ऊर्जा घर। तो काहे लिए कोशिका का ऊर्जा घर कहेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। काहे इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे? कोशिका का ऊर्जा घर कहेंगे। तो इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसनीय गैस O2 होता है, इसी का परिवहन होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। यही जो होता है, यही जो आपको O2 होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? प्रवेश करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है, यह कहाँ प्रवेश करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, तब क्या होता है कि C6H12O6, मतलब क्या? मतलब है हमारा ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का विखंडन होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? ग्लूकोज का विखंडन होने लगता है। कब? जब यह श्वसनीय गैस ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पहुंचता है, तो ग्लूकोज का क्या होने लगता है? विखंडन होने लगता है। अब जब ग्लूकोज का विखंडन होता है बेटा, तो ये क्या होता है कि इसी के टूटने से हमारे शरीर के अंदर, इसी के टूटने से हमारे शरीर के अंदर कितना ATP? 36 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। कितना ऊर्जा का? तो 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। गौर करने की चीज़ है, जब C6H12 टूटता है तो कितने ATP? तो 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप सोचिएगा ना कि जहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन की फैक्ट्री, इसमें ऊर्जा की फैक्ट्री, ऊर्जा का घर हो गया, तो 36 ATP ऊर्जा ही हमारे लिए, ये 36 ATP ऊर्जा हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पूर्ण ऊर्जा मानी जाती है। 36 ATP ऊर्जा हमारे लिए क्या? पूर्ण ऊर्जा मानी जाती है। यही कारण होता है जब पूर्ण ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है बेटा, यही कारण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यही कारण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। होता यूं ही है कि हमारे नाक से ठीक है, O2 क्या करता है? प्रवेश करता है, और नाक से प्रवेश करके यह कहाँ पहुँचता है बेटा? तब फेफड़ा में पहुँचता है। अब फेफड़ा में क्या होता है? हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन से यह O2 क्या करता है? मिल जाता है। हेमोग्लोबिन से क्या होता है? O2 मिल जाता है। अब मिल करके क्या बना लिया? तब मिल करके बना लिया बेटा क्या? तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया। और जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है तो यह हमारे हृदय के, हमारे दिल के बायां नीले, बात हमारी समझ रहे हो, बायां नीले प्लस बायां आलिंद, इसी बायां नीले और बायां आलिंद के जरिए कहाँ पहुँचा? तक कहाँ पहुँचा भैया? तक कोशिका में पहुँचा।
कहाँ पहुँचा? कोशिका में पहुँचा। कोशिका में पहुँच करके जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे C6H12O6 को क्या कर दिया? विखंडित कर दिया, जला दिया। क्योंकि आप सभी देखते हैं, आप ही बताइए कि क्या बिना ऑक्सीजन का कोई आग, कोई ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है? क्या गाड़ियां चल सकती है? क्या बत्ती जल सकती है? क्या यह जो हमारे ऊपर में लगा हुआ ट्यूबलाइट है वो जल सकता है? अरे जवाब होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जल सकता। इसीलिए बिना ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी नहीं बन सकता है। यही कारण होता है कि ऑक्सीजन C6H12O6 को गलाता जलाता है, विखंडित करता है, मतलब ग्लूकोज का वहाँ पर ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तब जाकर के 36 ATP क्या होता है बेटा? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये कंडीशंस होता है वहाँ जाने की। O2 नाक से प्रवेश करता है, फेफड़ा में आता है, हेमोग्लोबिन से मिलता है, बना लेता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, दिल के बायां आलिंद और बायां निलय से होते हुए कहाँ पहुँचता है? कोशिका में पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पहुँचता है ऑक्सीजन, तो कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता। वहाँ पर पहुँचकर यह C6H12O6 को विखंडित कर देता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, तब जाकर के 36 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। और वहीं 36 ATP ऊर्जा हमारे शरीर के लिए, सभी शरीर के लिए महत्वपूर्ण पूर्ण ऊर्जा मानी जाती है, जिसके कारण हम लोग इस कोशिका को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से क्या करते हैं बाबू? जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, इसका जो बाहरी झिल्ली होता है, ये जो बाहरी परत होता है, ठीक है, ये 2 परतों से बना होता है, 2 झिल्लियों से बना होता है। तो बाहरी परत क्या होता है? चिकना होता है। बाहरी परत क्या होता है? चिकना होता है। और जो आंतरिक परत जो होता है वो क्या होता है? रुखरा होता है। ये जो आंतरिक परत होता है वो क्या होता है? रुखरा होता है, क्योंकि उसको एनर्जी का निर्माण करना होता है, उसमें ग्लूकोज को तोड़ना होता है, उनको ऑक्सीकृत करना होता है। तो गौर करेंगे ज़रा यह माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ऑक्सीजन का जाना और आना, इसी क्रिया को अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन जब जाता है उसके अंदर, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? गौर करिएगा जरा, क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? तो क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, और इसी क्रेब्स नामक विद्वान के नाम पर इसका नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल। मतलब ये जो प्रक्रिया होती है सतत क्या होती रहती है? चलती रहती है, तभी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। तो ये कंडीशंस आपके सामने आया, यही कारण होता है कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने मैंने रखा। अब हम चलेंगे बेटा आपके सामने अगला कोशिकांग और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग को लेकर के। गौर करिएगा जरा, और वो महत्वपूर्ण कोशिकांग का नाम है, यहाँ 6 जो हम टॉपिक दे रहे हैं आपके बीच में, वह महत्वपूर्ण कोशिकांग होगा केंद्रक। क्या नाम होगा बेटा? केंद्रक नाम होगा, न्यूक्लियस नाम होगा। अब गौर करिएगा, इस केंद्रक को लेकर के हम लोग चलेंगे, सेंटर को, न्यूक्लियस को लेकर चलेंगे, तो हम आपके बीच में बताएंगे कि जो केंद्रक होता है ना, यह कोशिका का केंद्र बिंदु होता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। मतलब कहने का मकसद यह है कि केंद्रक ही, न्यूक्लियस ही सभी कोशिकांगों को क्या करता है? सभी कोशिकांगों को क्या करता है बेटा? सभी कोशिकांगों को एक साथ बांध कर रखता है।
केंद्रक ही सभी कोशिकांगों को एक साथ बांध कर रखता है। क्या करता है? एक साथ बांध कर रखता है। और जब सभी कोशिकांग एक साथ बंध कर रहते हैं तो अपनी अपनी क्रिया करके कोशिकाओं को चलाने का काम करते हैं। केंद्रक का जो खोज हुआ था उस खोज को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस केंद्रक की जो खोज हुई थी इसकी खोज किसने किया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक की खोज। केंद्रक के अंदर ये जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है कि छोटे 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 कणों के रूप में, असंख्य कणों के रूप में, बात हमारी समझ रहे हैं, असंख्य कणों के रूप में क्या होता है? तो छोटे छोटे असंख्य कणों के रूप में केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है किसके अंदर? तो केंद्रक के अंदर छोटे 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 कणों के रूप में। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये छोटे छोटे कणों के रूप में क्रोमैटिन नामक जो पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो ये हुआ केंद्रक, इसमें छोटे 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 ये क्या पाए जा रहे हैं? तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाए जा रहे हैं। अब उसके बाद इसी केंद्रक के अंदर यहाँ एक पॉइंट बनता है जो आपको समझाऊंगा मैं।